नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 12 मई 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देखिए, वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विद मनी, वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। क्या मतलब है इस कोट का? हो सकता है कि देखो ये कोट जो है वो यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए ना एप्लीकेबल हो, क्योंकि वो बेचारे पढ़ते रहते हैं और कम पैसों में गुजारा करते हैं। लेकिन आम सोसाइटी में आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें खरीद लेते हैं। मतलब आपने देखे होंगे अपने आस पड़ोस में ऐसे लोग, सेल लगी है तो इसलिए परचेज कर लिया। समझ गए, जरूरत नहीं थी लेकिन सेल लगी है तो कभी ना कभी काम आ जाएगा। सोचा कि सस्ती मिलेगी, ये चीज़ आपको खुश कर देगी। समझ गए, ये चीज़ देखो कोई गैजेट हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेल लगी इसलिए ले ली, वास्तव में जरूरत नहीं थी। दूसरा देखो, आजकल ना एक नई चीज़ का चलन स्टार्ट हो गया है, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग। मतलब लोग ना अननेसेसरी चीज़ को कई बार परचेज कर लेते हैं ऐसे पैसों से जो उन्होंने अभी कमाया भी नहीं है। हालांकि क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है वो वापस देना पड़ता है 45 दिनों के बाद, लेकिन कर्ज तो बढ़ जाता है ना। अगर नहीं दिया तो फिर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। यूएस में ना एक डेटा के अनुसार एवरेज ना हर एक घर पर $6,000 का क्रेडिट कार्ड डेट है। और इंडिया में भी अब क्रेडिट कार्ड का जो चलन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लोग ना इंस्टेंट प्लेजर में यकीन करते हैं। कंज्यूमरिज्म का चलन बढ़ रहा है तो लोग सोचते हैं कि यार अभी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, अभी तो कम से कम फ़ायदा उठाया जाए, बाद की बाद में देखेंगे। ये चलन पहले वेस्टर्न सोसाइटीज़ में था, धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है। बट क्वेश्चन उठता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो इस चीज़ का आंसर ये है, समाज हमारा ना ऐसा हो गया है कि ना फ्रेंड सर्कल में आपके आसपास जो लोग हैं वो ना पोजेशंस को ना स्टेटस समझते हैं। जिसके पास आईफोन है उसका स्टेटस ज़्यादा है, जिसके पास जो बढ़िया ब्रांड के कपड़े पहनता है उसका स्टेटस ज़्यादा है। समाज हमारा ऐसा हो गया है। तो ना आप समाज में पीछे नहीं रहना चाहते। आपको लगता है कि यार समाज जैसा है उसी के हिसाब से एक्ट करना जरूरी है, इसीलिए लोग परचेज कर लेते हैं। तभी तो कोर्ट में बोला गया है कि आप ऐसी चीज परचेज कर लेते हो जो आपको नहीं चाहिए, उस पैसे से जो अभी आपने कमाया नहीं है, ऐसे लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिनको आप पसंद भी नहीं करते। वास्तव में हमारे आस पड़ोस जो लोग हैं, अगर सही मायनों में आपसे पूछा जाए कितने लोग आपको लगता है कि आपके अपने हैं, आपके दोस्त हैं, आपका भला चाहते हैं, आपका आंसर होगा बहुत कम। तो ऐसे लोगों को इंप्रेस करने के लिए लोग चीजें खरीदते हैं उस पैसे से जो उन्होंने कमाया भी नहीं है। तो ये जो कोट है ना वो प्रायोरिटीज फिर से सेट करने की बात बोलता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज लाइफ में क्या है। आप उन चीजों पे फोकस कीजिए जो वास्तव में मैटर करती हैं। तो ये कोट था। आज आर्टिकल्स हम 3 डिस्कस करेंगे। 2 द हिंदू के हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस का है। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित। उसके बाद आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित, रिच वर्सेस पुअर स्टेट्स की जो डिबेट है। और तीसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इजराइल और यूएस के बीच में टेंशन से संबंधित। जी हाँ, इजराइल यूएस की हम बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में अब काफ़ी डिफरेंस आ गए हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे देश में फिस्कल ट्रांसफर्स से संबंधित डिबेट के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे तो हमारे देश में ना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों टैक्सेस इकट्ठा करते हैं, बट टैक्सेस इकट्ठा करने की जो पावर है ना स्टेट गवर्नमेंट की काफी कम है एज कंपेरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ज्यादातर जितना देश में टैक्स इकट्ठा होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उस टैक्स को ना शेयर करती है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में। कैसे? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पे हर 5 साल बाद में फाइनेंस कमीशन गठित किया जाता है। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है कि सेंट्रल टैक्स पूल में जितना टैक्स आया है सेंटर को कितना जाएगा, स्टेट्स को कितना जाएगा, और अलग अलग राज्यों में कैसे डिवाइड होगा। फाइनेंस कमीशन ये सब रिकमेंड करता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी चलाती है। ये भी एक माध्यम है स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देने का। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स का ये कहना है हमारी ना आज़ादी नहीं होती इस चीज़ में। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई स्कीम चला देती है और उसको पैसा दे देती है, बट हमें ज़्यादा पता होता है
कौन सी स्कीम चलानी चाहिए हमारे राज्य में, कौन सी नहीं चलानी चाहिए। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जब सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट को शिकायत रहती है। चलो ये तो हुई बेसिक चीज। देखो ना, अभी पिछले कुछ समय में ना एक मूवमेंट चल रही है, साउथ टैक्स मूवमेंट। साउथ इंडिया के जो राज्य हैं ना, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, इनका ये कहना है हमारा राज्य ना सेंट्रल टैक्स पूल में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन बदले में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कम पैसा मिल रहा है। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कर्नाटक का कहना है हम 1 रुपया सेंट्रल टैक्स पूल में डालते हैं और बदले में हमें 15 पैसा वापस मिलता है। कैसे? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो मैंने आपको बताया। उसी प्रकार से तमिलनाडु का यह कहना है हम 100 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रल टैक्स पूल में, तो बदले में हमें 29 रुपए वापस मिलते हैं। जबकि यूपी, अगर यूपी देखो 100 रुपए कंट्रीब्यूट करता है तो बदले में यूपी को 273 रुपए वापस मिलते हैं। बिहार अगर 100 रुपए कंट्रीब्यूट करता है तो बिहार को 706 रुपए वापस मिलते हैं। तो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं ना, वो काफी समय से ये विरोध कर रहे हैं कि भैया हम कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे हैं, बदले में हमें पैसा कम मिल रहा है। जबकि नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट कम कर रहे हैं, उन्हें बदले में पैसा ज्यादा मिल रहा है। हमने हमारी इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज किया है, मेहनत की है, लेकिन उसका रिजल्ट हमें यह मिल रहा है, हमें पनिश किया जा रहा है, हमें कम पैसा मिल रहा है। क्या यह तर्क सही है? नहीं, यह तर्क देखो पूरी तरह से सही नहीं है। सबसे पहली चीज देखो ये है, कोई भी फेडरल स्टेट हो, जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, हर जगह पे आप ये देखोगे जो अमीर राज्य हैं ना, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रल टैक्स पूल में, और जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है डेवलपमेंट लाने के लिए, ताकि पूरा देश इक्वली डेवलप हो। ऐसा ना हो कि कुछ जो राज्य हैं वो ज्यादा डेवलप हो जाए और कुछ जो राज्य हैं बहुत ज्यादा पिछड़ जाएं। तो ये इंश्योर करने के लिए, मतलब डेवलपमेंट का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये इंश्योर करने के लिए सभी फेडरल कंट्रीज में ऐसा चलता है जैसा इंडिया में चल रहा है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। इवन देखो, आप यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल लीजिए। यूरोपियन यूनियन में एक तरफ ये जो अमीर कंट्री है ना, जैसे जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, इनके भी कुछ लोगों को लगता है कि हमारा देश यूरोपियन यूनियन में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन बदले में हमें फायदा नहीं हो रहा है। ज्यादा फायदा हो रहा है ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन और ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज को, जो गरीब हैं उन्हें कम कंट्रीब्यूशन के बावजूद यूरोपियन यूनियन से ज्यादा मिल रहा है। इवन देखो, यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया, ब्रेग्जिट हो गया। हालांकि उसके बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन एक रीजन ये भी था कि यूके में कुछ लोगों को यह शिकायत थी कि हम यूरोपियन यूनियन को ज्यादा दे रहे हैं, बदले में हमें कम मिल रहा है। बट देखो, अमीर राज्यों को यह समझना चाहिए, बात यहां पे सिर्फ फिस्कल ट्रांसफर की नहीं है, आप बाकी कॉस्ट बेनिफिट भी देखिए। पहली तो बात, हमारे देश में ये नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड, इसको कहना सही नहीं होगा कि साउथ के राज्य ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और नॉर्थ के राज्यों को ज्यादा मिल रहा है। नहीं, ये देखो, रिच स्टेट्स वर्सेस पुअर स्टेट्स की डिबेट आप बेशक कह सकते हो, इसे नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट नहीं कह सकते। क्योंकि देखो, जहां गुजरात और महाराष्ट्र, ये भी दो राज्य ऐसे हैं जो नेट कंट्रीब्यूटर हैं, मतलब ज्यादा देते हैं, बदले में कम मिलता है। इसके अलावा ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, ये वो राज्य हैं जो यूपी और बिहार की तरह कंट्रीब्यूट कम करते हैं लेकिन ज्यादा मिलता है, यानी बेनिफिशियरी हैं। तो इसे आप रिच वर्सेस पुअर स्टेट्स की डिबेट बोलिए ना, नॉर्थ वर्सेस साउथ डिबेट बोल के देश को बांटिए मत। इसके बाद बात करते हैं अमीर राज्यों को क्या फायदा होता है। देखो, अमीर राज्य ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन बदले में देखो उन्हें इतनी बड़ी मार्केट भी तो मिल रही है ना। आप एक बात बताइए, यूपी 24 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन वाला राज्य है, बिहार की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है या इसके अराउंड है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर देखो
इतनी बड़ी मार्केट अमीर राज्यों को नहीं मिलती, तो क्या तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं वहाँ की कंपनीज इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते अगर उनके पास में इतनी बड़ी मार्केट ही नहीं होती? ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो ज़्यादा बेच नहीं पाते, ज़्यादा कमा नहीं पाते, ज़्यादा टैक्स नहीं कंट्रीब्यूट कर पाते। तो सबसे पहली चीज़, जो रिच स्टेट्स हैं ना, उनको एक इतनी बड़ी मार्केट मिलती है, उनसे ही तो मिलती है जो राज्य गरीब हैं। दूसरा पॉइंट, इन गरीब राज्यों से लेबर जाती है अमीर राज्यों में काम करने के लिए, तो कम लेबर कोस्ट का फायदा होता है अमीर राज्यों को, और कम लेबर कोस्ट के कारण इन अमीर राज्यों में, क्योंकि गरीब राज्यों से अमीर राज्यों में लेबर का माइग्रेशन हुआ, वहां पे लेबर सस्ती हुई। अब इसका फायदा उन्हें मिलता है, एक तो प्रोडक्शन में काफी पैसा बचता है, मैन्युफैक्चरिंग में काफी पैसा बचता है, बल्कि देखो इन्वेस्टमेंट भी आती है कि हाँ इन राज्यों में फैक्ट्री लगाते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, लेबर तो हमें सस्ती मिल ही जाएगी क्योंकि वो तो यूपी बिहार से आ रही है। फायदा हुआ ना। अब तीसरी चीज, अब जैसे यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल लीजिए। यूरोपियन यूनियन में करेंसी यूरो, जर्मनी जैसे जो अमीर कंट्री हैं उनकी भी करेंसी यूरो, और ग्रीस जैसे जो गरीब देश हैं उनकी भी करेंसी यूरो। यूरो से पहले जर्मनी की करेंसी हुआ करती थी डी मार्क। डी मार्क करेंसी की वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी डॉलर के मुकाबले में, लेकिन यूरो की वैल्यू कम है। मतलब जर्मनी को फायदा हुआ, क्योंकि करेंसी की वैल्यू जब कम हो जाती है ना डॉलर के मुकाबले में, तो उस देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है। मान लीजिए इंडियन रूपी की वैल्यू कम हो गई डॉलर के मुकाबले में, तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। उसी प्रकार से जर्मनी की करेंसी डी मार्क से यूरो हो गई, तो जर्मनी को हो गया फायदा, वो ज्यादा कार एक्सपोर्ट कर पाया। ग्रीस जैसे देशों को नुकसान हुआ, क्योंकि ग्रीस की करेंसी की वैल्यू ना पहले कम हुआ करती थी डॉलर के मुकाबले में, गरीब कंट्री है ग्रीस, लेकिन यूरो की जो वैल्यू है, ग्रीस की पुरानी करेंसी की वैल्यू से यूरो की करेंसी ज्यादा है। मतलब ग्रीस पहले के अपेक्षाकृत कम एक्सपोर्ट कर पा रहा है। हमारे देश में अब ये करेंसी वाला आर्गुमेंट सीधा सीधा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एक ही करेंसी है पूरे देश में, बट पॉइंट आप समझ गए होंगे, ये भी इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है अमीर राज्यों को। इसके अलावा देखो जो रिच स्टेट्स होते हैं ना, अब जैसे यूपी का वर्कर कहां गया, तमिलनाडु में गया। अब जहां देखो यूपी के वर्कर को जॉब तो मिली ही, लेकिन अब ये वो काम था, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वाला, जो तमिलनाडु का वर्कर नहीं करना चाहता था, तो तमिलनाडु का जो वर्कर है वो कुछ ज्यादा स्किल्स सीखेगा और कुछ और काम करने लगेगा कंस्ट्रक्शन वाला छोड़ के, क्योंकि उस काम को किया जा रहा है यूपी के वर्कर के द्वारा। तो काइंड ऑफ ये ना विन विन सिचुएशन होती है। अमीर राज्य का जो वर्कर है वो अपस्किलिंग की सहायता से लैडर में ऊपर बढ़ जाता है। तो राइटर ये बोलते हैं, ये देखो फिस्कल ट्रांसफर उतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जिसको अगर एड्रेस नहीं किया गया तो ये फट सकता है। वो क्या है? वो है देखो 1971 के सेंसस के बाद से ही ना पार्लियामेंट में सीट्स जो है ना फ्रीज हैं। अब कायदे से हर सेंसस के बाद सीट्स ऊपर नीचे होनी चाहिए पॉपुलेशन के आधार पे। पॉलिटी में हम वो पूरा फॉर्मूला पढ़ते हैं। हुआ क्या है, अब जैसे देखो देश के नॉर्दर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब कायदे से पॉपुलेशन के आधार पे इनको ज़्यादा सीट्स मिलनी चाहिए। यूपी में सीट्स की संख्या 80 से भी बढ़ जानी चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन देश के साउदर्न पार्ट में पॉपुलेशन रिलेटिवली स्टेबलाइज हो गई। अब पॉपुलेशन के आधार पे उनकी सीट्स तो बढ़ेंगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेंगी जितना यूपी, बिहार जैसे राज्यों की बढ़ेगी। तो देश के साउदर्न पार्ट में जो राज्य हैं ना, उनकी शिकायत ये है कि भैया हमने इतनी मेहनत की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को इंप्रूव करने में, तो उसकी सजा आप हमें ये दे रहे हो कि हमारे यहाँ से रिप्रेजेंटेशन रिलेटिवली कम हो जाए और देश के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट से जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो रिलेटिवली बढ़ जाए। हमने कौन सा गुनाह किया? ये सबसे बड़ा टिकिंग टाइम बॉम्ब है, इसको एड्रेस करना जरूरी है।
क्योंकि इससे शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, इससे टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अब फाइनली देखो, है ये 2026 के बाद जो भी सेंसस कंडक्ट होगा ना, तो उसके आधार पे फिर से जो फ्रीज पहले लगा हुआ था ना, वो फ्रीज हट जाएगा और कंस्टिट्यूएंसीज बढ़ जाएंगी पूरे देश में, पार्लियामेंट में, और अलग अलग राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो देखते हैं क्या डिसीजन लेगी पार्लियामेंट इस इशू पे, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में वे फॉरवर्ड में राइटर ये बोलते हैं, सबसे पहले जो रिचर स्टेट्स है ना, वो ये चीज़ रिकॉग्नाइज करें कि वो पुअर राज्यों को सब्सिडाइज कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो बदले में उन्हें भी फायदा हो रहा है, वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें। दूसरा, रियल इशू देखो ये है कि इतने सालों से यूपी और बिहार जैसे राज्यों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो गैप कम क्यों नहीं हो रहा है? ये बड़ा इशू है, बजाय इसके कि जो रिच स्टेट्स हैं वो पुअर स्टेट्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं, वो इशू नहीं है। इशू ये है इतने सालों से कर रहे हैं और अभी भी गैप कम नहीं हो रहा है, क्यों अभी भी बिहार पिछड़ा हुआ है, ये बड़ा इशू है। तो जो पुअर स्टेट्स हैं उनको फोकस करना चाहिए कुछ की एरियाज पे, जैसे एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये एक प्रकार से ना चाबी है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की। तो 16th फाइनेंस कमीशन को ये कोशिश करनी चाहिए कि रिच और पुअर स्टेट्स के बीच में जो गैप है ना, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं, इन इलेक्शंस में एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इंप्लीमेंटेशन से संबंधित हैं। आप ना जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, राइटर ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेके आया था सभी पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। संविधान का आर्टिकल 324 तो ये कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पावर है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की, और इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उनकी पवित्रता बरकरार रहे, किसी प्रकार की कोई धांधलेबाजी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पावर्स हैं। तो इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन जो है सभी पार्टी से कंसल्ट करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आया था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ना मकसद ये होता है लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। जैसे देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगेगा, कास्ट के नाम पे कोई वोट नहीं मांगेगा, दो ग्रुप्स के बीच में नफरत फैलाने का काम नहीं करेगा कोई भी कैंडिडेट या फिर पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन टाइम में जो देखो सरकार में लोग हैं वो कोई नई घोषणा या फिर फंड एलोकेट नहीं करेंगे किसी प्रोजेक्ट के लिए। इवन देखो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा चुनाव प्रचार के लिए मिनिस्टर्स के द्वारा। ऐसी तमाम तरह की बातें हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। और जैसा मैंने आपको बताया, रीजन यही था, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। ये सारे एक्शंस हैं। इवन देखो, कोई भी पॉलिटिशियन, जैसे महेश एक पॉलिटिशियन है, महेश मनीषा के ऊपर अनवेरिफाइड एलिगेशंस नहीं लगा सकता कि तुमने 2 करोड़ की रिश्वत ली तो भैया सबूत दो, अनवेरिफाइड एलिगेशंस मत लगाओ। और देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना ये मकसद होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रोविजंस का, इसको इंप्लीमेंट करने का। और फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस है ना, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो वैसे भी बुनियाद है किसी भी देश की डेमोक्रेसी की, कोर है आप कह सकते हो। लेकिन देखो, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लीगली इनफोर्सेबल नहीं है। मतलब देखो, कोई भी कैंडिडेट ना कोर्ट में नहीं जा सकता ये कहते हुए कि दूसरे कैंडिडेट ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया। इलेक्शन कमीशन जरूर एक्शन ले सकता है, लेकिन कोर्ट में लीगली इनफोर्सेबल नहीं है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो राइटर कहते हैं बेशक देखो लीगली इनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में बहुत पावर्स हैं। जैसे देखो, 1968 का इलेक्शन सिंबल ऑर्डर ये अलाउ करता है कि अगर देखो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं फॉलो करती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो ना उसके
रिजर्व सिंबल को छीना जा सकता है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल किसी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह पेन है, अब वो नहीं फॉलो कर रही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो ना पेन सिंबल जो है छीन लेगी इलेक्शन कमीशन उससे। अब उस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो पेन सिंबल पे नहीं लड़ सकेंगे। इसके अलावा पावर ये भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में इस एक्ट के अंतर्गत कि उस पार्टी का जो रिकॉग्निशन है वो सस्पेंड कर दिया जाए या फिर रद्द कर दिया जाए। पॉलिटिशियन को कुछ समय के लिए प्रचार करने से रोक सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रोकता भी है। जैसे इस बार तेलंगाना के जो पूर्व मुख्यमंत्री है ना केसीआर, उनको 48 घंटे प्रचार करने से रोक दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, क्योंकि आरोप लगा केसीआर पे उन्होंने कांग्रेस को डेरोगेटरी रिमार्क्स कहे। राइटर कहते हैं देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है ना तो बाकी कैंडिडेट्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में डर पैदा हो जाता है, फिर वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने से ना डरते हैं। जैसे टीएन सेशन 91 से लेके 96 के बीच में, 1991 से लेके 1996 के बीच में, ये जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे ना तो इनका खौफ हुआ करता था पॉलिटिशियंस में। पहले भी मैंने आपको बताया इनके बारे में, इन्होंने एक बार स्टेटमेंट दी कि मैं नाश्ते में पॉलिटिशियंस खाता हूं। मतलब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कुछ भी है ना, आप कह सकते हो इनकी बदौलत है, क्योंकि 91 से लेके 96 से पहले ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पावर्स याद ही नहीं थी। ऐसी मतलब फॉर्मेलिटी सी पूरी करता था इलेक्शंस करवाने में, बूथ कैप्चरिंग वगैरह काफ़ी होती थी। लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल में ना बहुत सारे बदलाव किए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रकार से ना भगवान हनुमान की तरह था जो अपनी शक्तियां भूल गया था या कभी असर्ट ही नहीं की थी। लेकिन इनके कार्यकाल में ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी शक्तियां याद आ गई। हालांकि इनके जाने के बाद अब धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर से एक नॉर्मल बॉडी की तरह बन गया है जो दब जाता है कई बार सरकार के प्रेशर के तले, इतना एक्टिव नहीं है जितना कि होना चाहिए। पॉलिटिशियंस खुलेआम ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं दूसरे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के बारे में, धर्म के नाम पे स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर पाता। आजकल हो ये गया है चुनाव प्रचार के दौरान ना डू एंड डाई बैटल ज़्यादा हो गई है कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को चुनाव प्रचार के दौरान दुश्मन समझने लगते हैं, किसी भी कीमत पे जीतना है। दो धर्मों के बीच में या फिर कास्ट के लोगों के बीच में डिविजन्स हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिशियंस चुनाव प्रचार के दौरान। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 साफ तौर पे मना करता है कि रिलीजन के नाम पे आप कोई अपील कर ही नहीं सकते। ये करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है, लेकिन फिर भी की जाती है पॉलिटिशियंस के द्वारा। इनडायरेक्टली कर दी जाती है, डायरेक्टली नहीं की जाती है। धर्म के नाम पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोट्स की अपील करना या धर्म के इशू को भुनाना, ये देखो देश के संविधान में जो सेकुलरिज्म की वैल्यू है उसको भी अंडरमाइन करने वाली चीज़ है। और देखो एक और चीज़, वैसे तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ओथ ली होती है, शपथ ली होती है कि वो सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करेंगे बिना किसी नफरत के भाव के, कई बार मिनिस्टर्स भी कम्युनल स्पीच देते हैं और हेट्रेड फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा वोट्स हासिल किए जा सकें। तो ऐसे मिनिस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लीगल प्रोविजन क्या है? देखो संविधान या फिर इलेक्शन के कोई कानून इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि मिनिस्टर्स अपनी ओथ का वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। कोई भी संविधान में पनिशमेंट नहीं बताई गई है या फिर किसी इलेक्टोरल लॉ में नहीं बताई गई है। बट देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो सेक्शन 125 है वो ये बोलता है कि अगर देखो रिलीजियस ग्राउंड्स पे दो ग्रुप्स के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है किसी के द्वारा, तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये चीज़ जो है वो तो मिनिस्टर्स पे भी लागू होती है। तो राइटर की राय है कि सुप्रीम कोर्ट को ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर देना चाहिए कि आप ऐसे मिनिस्टर्स के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कीजिए जो अपनी ओथ का, अपनी शपथ का वायलेशन कर रहे हैं हेट स्पीचेस देके। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसे मिनिस्टर्स को ना पूरे इलेक्शन टाइम के दौरान प्रचार
करने से मना कर देना चाहिए। तो कितना बड़ा डेटरेंस क्रिएट होगा, कितना डर पैदा होगा, फिर कोई और कैंडिडेट इस प्रकार से नफरत फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। इलेक्शन बल्कि देखो नफरत बढ़ा के चले जाते हैं दो कम्युनिटीज के बीच में, फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम के बीच में। लास्ट में तो देखो यही सारी बातें बोली जाती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में ना पावर की कमी नहीं है, ये नहीं बोल सकते पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे अपनी जजमेंट्स में बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना और इनके पास में फुल पावर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पे कार्रवाई करने से डरता है, जिससे फिर ऐसा लगता है कि इलेक्शंस ना फ्री एंड फेयर नहीं हो पाते, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाता। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं होता और छोटे पॉलिटिशियंस के खिलाफ झट से कार्रवाई कर दी जाती है। तो डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जागना चाहिए और फिर से डर पैदा करना चाहिए, एक डेटरेंस पैदा करना चाहिए, कुछ स्ट्रोंग एग्जाम्पल्स सेट करके कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है सबकी भलाई के लिए है, सभी पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करके आई थी, तो इसका ठीक ढंग से इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आज। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूएस एंड इजराइल के रिलेशंस में टर्निंग पॉइंट से संबंधित है। देखो डायरेक्टली इस इशू पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जीएस में पेपर 2 में। ज़्यादा फोकस यूपीएससी का उन इश्यूज पे होता है जिसमें डायरेक्टली इंडिया इन्वॉल्व होता है, बट इनडायरेक्टली देखो ये इशू यूज होगा अलग अलग इश्यूज में। फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया इजराइल रिलेशंस, या फिर मिडिल ईस्ट से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हुआ क्या है। देखो ये चीज़ आपको पता है, पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद से ही युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में। शुरुआत में देखो इजराइल को बहुत सपोर्ट मिला था क्योंकि अटैक इजराइल के ऊपर हुआ था। जैसा अटैक मुंबई में हुआ हमारे देश में 2008 में, उससे भी भयंकर अटैक था, काफ़ी गुना भयंकर अटैक था। तो पूरी दुनिया ने इजराइल का सपोर्ट किया। बदले में इजराइल ने युद्ध स्टार्ट किया गाजा स्ट्रिप में, जहां हमास का रूल था वहां पे इजराइल एंटर कर गया। और देखो शुरुआत की नॉर्दर्न हिस्से से, शुरू में बोला कि हम नॉर्दर्न हिस्से को सैनिटाइज करेंगे, जो भी सिविलियंस यहाँ पे रहते हैं वो साउथ में जाएं। तो बाद में सेंट्रल हिस्से पे आए। अब लास्ट में ना ये हिस्सा रह गया है, राफा क्रॉसिंग है इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच में। अब इस हिस्से को सैनिटाइज करना चाहता है इजराइल। यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 लाख लोग रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पहले नॉर्थ या सेंट्रल गाजा स्ट्रिप में थे लेकिन भागकर साउदर्न हिस्से में आ गए, क्योंकि वहाँ पे इजराइल ऑपरेशंस चला रहा था। बातचीत भी देखो चल रही है हमास और इजराइल के बीच में। जो होस्टेजेस हैं, हमास ने जब अटैक किया था इजराइल के ऊपर और काफ़ी सारे प्रिजनर्स ले लिए थे, मतलब इजराइल के सिटीजन्स को प्रिजनर बना दिया था और काफ़ी सारे सोल्जर्स को भी, बाद में कुछों को छोड़ा, महिलाओं को, लेकिन अभी काफ़ी सारे होस्टेजेस हैं हमास के पास में। तो बातचीत चल रही है काफ़ी समय से और मीडिएशन करवाया जा रहा है इजिप्ट, कतर, यूएसए, इन देशों के द्वारा कि भैया आप किसी प्रकार से सीज फायर साइन कर लो। हमास अपनी तरफ से प्रपोजल दे रहा है, इजराइल अपनी तरफ से प्रपोजल दे रहा है। हमास ये कह रहा है कि परमानेंट सीज फायर करो और हम फेसिस में जो होस्टेजेस हैं उनको छोड़ेंगे। इजराइल ये बोलता है कि परमानेंट सीज फायर हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये था कि हमास की लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करना, हमास का जो लीडर है सिनवार उसको डिस्ट्रॉय करना। तो नेगोशिएशन सफल नहीं हो पाई, मतलब हमास ने जो प्रपोजल दिया वो इजराइल ने स्वीकार नहीं किया। तो इजराइल ने ना अब हमास के ऊपर अटैक डालने के लिए जो ये राफा वाला एरिया है ना, यहाँ पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में राफा क्रॉसिंग जो है इजिप्ट के साथ, यहाँ पे कब्जा कर लिया। जो पेरिफेरल एरियाज हैं वहाँ पे स्ट्राइक्स करनी स्टार्ट कर दी, ताकि हमास के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। और इवन अपनी टैंक्स जो हैं वो भेज दिए राफा एरियाज में, ताकि हमास के ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो और जल्द से जल्द वो हमारी बातें मान ले, सभी होस्टेजेस को छोड़ दें। लेकिन देखो यूएसए इससे नाराज हो गया। यूएसए ना काफ़ी समय से इजराइल को बोल रहा था कि आप राफा के ऊपर अटैक मत कीजिए, नेगोशिएशन और लंबी चलाइए, राफा के ऊपर आप अटैक मत कीजिए। ऑलरेडी इजराइल हमास वार में ना पैलेस्टीन के 34,000 लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल के लोग भी जाने गई हैं। जान देखो हर एक की कीमती है, तो आप फर्दर डिस्ट्रैक्शन मत कीजिए। लेकिन देखो, इजराइल मानने को तैयार नहीं था। यूएस ने
प्राइवेट बातचीत में बोला इजराइल के लीडर्स को कि आप राफा के ऊपर अटैक मत कीजिए, पब्लिक स्टेटमेंट्स दी इजराइल शुड नॉट अटैक राफा। लेकिन ना अब एक बहुत कड़ा डिसीजन लिया गया यूएस के द्वारा। बाइडन ने ना जो यूएस के द्वारा 3500 बॉम्ब्स की सप्लाई की जा रही थी ना इजराइल को, उसे फिलहाल के लिए रोक दिया। लास्ट कार्ड था यूएस के द्वारा प्ले करने के लिए कि भैया हम आपको हथियार नहीं देंगे, आप क्यों अटैक कर रहे हो राफा के ऊपर, अभी मत कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी हैं। और देखो बल्कि दूसरे देश फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सब बोल रहे हैं इजराइल को कि अब आप राफा के ऊपर अटैक मत कीजिए, बातचीत को ही आगे बढ़ाइए। परमानेंट सीज फायर देखिए, जो नॉर्दर्न हिस्से पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वहां पे कौन राज करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में अभी आपको सोचना चाहिए बजाय युद्ध को फर्दर इंक्रीज करने के। लेकिन इजराइल ने किसी की बात नहीं मानी और यूएस ने जब 3500 बॉम्ब की सप्लाई रोक दी तो इजराइल में चिंता की लकीरें आ गई। क्या यूएस का सपोर्ट अभी मिलेगा, नहीं मिलेगा? देखो आपके मन में ना एक क्वेश्चन आता होगा, यूएस आखिरकार क्यों सपोर्ट करता है इजराइल को? इसके ना बहुत सारे रीजंस हैं। जब इजराइल इस्टाब्लिश हुआ था तब भी यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया था। तो यूएस में बहुत से लोगों को लगता है कि हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है किसी भी कीमत पे इजराइल को प्रोटेक्ट करना। और एक बार बाइडन ने खुद ने बोला था कि अगर इजराइल ना होता तो हमें इजराइल क्रिएट करना पड़ता। उनका कहने का मतलब यह था कि इजराइल जैसा देश उन्हें चाहिए मिडिल ईस्ट में, जो उनके इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके यहाँ पे मिडिल ईस्ट में। क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान को दबाना है, यूएस को दूसरे जो थ्रेट्स हैं जैसे आतंकवाद की, उसको लेके चिंतित रहता है यूएस। तो इजराइल इन सब चुनौतियों में यूएस की मदद करता है, समझे? इसके अलावा यूएस और इजराइल के बीच में रिलेशनशिप ट्रेड में काफ़ी स्ट्रोंग है। इजराइल अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के लिए जाना जाता है और यूएस को हथियार चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, हथियार तो यूएस देता है इजराइल को और दे भी रहा है इस युद्ध में और पहले से दे रहा है। जब से देखो इजराइल इस्टाब्लिश हुआ है ना, तब से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 158 बिलियन डॉलर्स की मदद यूएस के द्वारा इजराइल को प्रोवाइड की जा चुकी है। इसी आर्टिकल में आंकड़ा है 158 बिलियन डॉलर्स की मदद। और इसी वार में अभी रिसेंटली 15 बिलियन डॉलर्स की मदद अप्रूव की थी यूएस ने इजराइल को, और हर साल 3.8 बिलियन डॉलर्स की मदद दी जाती है। बस ये दिखाने के लिए, आंकड़ा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ कहाँ गया। ये रहा, ये देखो 158 बिलियन डॉलर्स की मदद अभी तक जब से इजराइल इस्टाब्लिश हुआ है। 15 बिलियन डॉलर्स की मदद अभी दी थी रिसेंटली, और हर साल 3.8 बिलियन डॉलर्स की मदद देता है यूएस। तो कुछ एक्सपर्ट्स देखो ये बोल रहे हैं कि अगर तो इजराइल रुक गया, फर्दर राफा में उसने डिस्ट्रक्शन नहीं की, तो देखो ये वन ऑफ फैसला होगा और इजराइल और यूएस के बीच में फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा। वैसे देखो एक पॉइंट ये भी है जो मैंने नहीं बताया, बहुत सारे ना ज्यूज रहते हैं यूएस में और ज्यूस लॉबी बहुत स्ट्रोंग है यूएस में। वो हमेशा वकालत करती है सरकार से कि आप इजराइल को सपोर्ट कीजिए। इजराइल में, ये यूएस में 2 पॉलिटिकल पार्टीज है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दोनों इस बात पे सहमत है कि हाँ इजराइल को सपोर्ट करना है, समझ गए? हाँ, तो कुछ एक्सपर्ट्स देखो ये कह रहे हैं अगर तो डिस्ट्रक्शन रुक गई, इजराइल आगे नहीं बढ़ा राफा में, तो ये बात आई गई हो जाएगी। लेकिन अगर देखो यूएस से क्या इतना कहने के बावजूद, हथियारों की सप्लाई रोकने के बावजूद अगर इजराइल आगे बढ़ा और फिर ना काफ़ी मतलब आगे जाके दिक्कत हो जाएगी यूएस और इजराइल के रिलेशंस में। इजराइल बोल रहा है वैसे बोलने के लिए कि हम अकेले खड़े रहेंगे, हमें मतलब अगर यूएस ने नहीं सप्लाई की बॉम्ब की तो भी हम अकेले खड़े रहेंगे। यूएस की दिक्कत देखो ये भी है, यूएस को यूं लगता है कि यार हमारे द्वारा जो बॉम्ब्स दिए जा रहे हैं ना, उससे पैलेस्टीन में इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं, तो हम पे भी प्रेशर आता है कि आप इजराइल को क्यों बॉम्ब दे रहे हो, हम तो सुपर पावर हैं, हमें तो इंटरनेशनल वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना है। कल को हम जब ये ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलेंगे, वैल्यूज़ के बारे में बोलेंगे, हमारी बात कौन सुनेगा? यूएस को ये लगता है। ये पूरा रीज़न है, पूरा मैटर है जो हमने डिटेल से समझा। उम्मीद है कि मामला जल्दी से जल्दी सुलझ जाए, युद्ध ख़त्म हो, बरसों से जो चला आ रहा डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाए। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं।